द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। एटीपी का नेट गेन कितना हुआ है ग्लूकोज से, उसके बारे में हम कुछ कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सब वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सब जो हमने कैलकुलेशंस किए अब तक कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इतने एटीपी प्रोड्यूस होंगे, वो सब कुछ एग्जम्पशंस के बेसिस पर किए हैं। और वो एग्जम्पशंस क्या थी कि हम सिर्फ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं और कोई और मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हैं। NADH जो सिंथेसाइज हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर स्टेप वाइज रिएक्शन चल रही है, फिर वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंडर को जा रहा है। पहले ग्लाइकोलिसिस हो रही है, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ETS साइकिल। तो ये एक के बाद एक चल रही हैं, और जो इतने भी इंटरमीडिएट्स बने हैं वो सब अपनी यूज़फुल जगह पर ही यूज़ हो रहे हैं, और इन सभी एग्जम्पशंस के बेसिस पर ही हमने नेट गेन जो है वो निकाला है। लेकिन क्या ये एग्जम्पशन सच में पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि लिविंग सिस्टम के अंदर हम इन सभी को एक के बाद एक ही होना है। क्या पता बीच में कोई और सबस्ट्रेट बने, या फिर कोई और रिएक्शन हो, किसी और एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, उससे कुछ और फॉर्मेशन हो। तो ये सब जो है ये कैलकुलेशंस के लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये वैलिड नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी पार्शियल होता है, लेस नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाती है CO2 और वाटर में, जिससे एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, एटीपी ज़्यादा फॉर्म होते हैं। फर्मेंटेशन के अंदर हमने पढ़ा कि जो एटीपी का नेट गेन है वो 2 मॉलिक्यूल्स का है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्मेंटेशन जो है उसमें NADH का ऑक्सीडेशन टू NAD पॉजिटिव, NADH जो है ऑक्सीडाइज होता है NAD पॉजिटिव से। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का क्या मतलब होता है? एम्फीबॉलिक का मतलब होता है कि ऐसा पाथवे जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म भी होती है और एनाबॉलिज्म भी होती है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ब्रेक होकर फॉर्मेशन होती है, मतलब जैसे हम एज्यूम करें लार्ज फ्रेगमेंट्स जो हैं वो ब्रेक होकर स्मॉल फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एडिशन होती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स की टू फॉर्म अ लार्ज फ्रेगमेंट। स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक लार्ज फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन करते हैं एनाबॉलिज्म के अंदर। तो एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब इसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रही है और एनाबॉलिज्म भी हो रही है साथ साथ में, जैसा कि हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी देखा है। अब हमने पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि जो ग्लूकोज है उसे हमने एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ किया है। तो क्या हमें हमेशा ग्लूकोज ही यूज़ करना है? नहीं, हमेशा ग्लूकोज को यूज़ करना ये ज़रूरी नहीं है, और सबस्ट्रेट्स को भी हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़ैट, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, ये सब, लेकिन इनके लिए फ़र्दर अपनी अपनी अलग रिएक्शंस हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पर डायग्राम में शो की गई हैं। जैसे यहाँ पर शो किया है कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के लिए फ़ैट्स को पहले ब्रेक करना होगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल जो है वो इन कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा, जिससे फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगे, पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम, और जो कि क्रेब्स साइकिल में फाइनली एंटर करेगा। फैटी एसिड्स जो हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगे और फिर वो ऐड होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा ग्लाइकोलिसिस का क्रेब्स साइकिल तक। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज, वो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे, फिर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फिर पायरुविक एसिड में, फिर फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम में, और एंटर करेंगे क्रेब्स साइकिल में। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो पहले अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, और फिर पायरुविक एसिड में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर भी ऐड हो रहे हैं और एडिशन होकर भी उनकी सिंथेसिस हो रही है, यानी कि यहाँ पर कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम एक एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। इसके बाद है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है वो बेसिकली एक रेशियो है टू द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व्ड
एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ना कि ऑक्सीजन कंज्यूम होती है ना रेस्पिरेशन में, और उससे हमें एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, CO2, वाटर और एनर्जी। तो जितनी CO2 इवॉल्व हो रही है उसकी रेशो टू द ऑक्सीजन जितनी यूटिलाइज हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि हमने सबस्ट्रेट किस टाइप का लिया है, इन सब पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का सबस्ट्रेट हमने यूज़ किया है, क्योंकि उसी से पता चलेगा ना कि कितनी CO2 इवॉल्व हुई है, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उसके लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि CO2 भी उतना ही इवॉल्व होता है जितना कि ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। इसी तरह अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स के लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, क्योंकि फैट्स के केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि जो CO2 का कंजप्शन होता है, जो CO2 जितनी इवॉल्व होती है वो कम होती है टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। जो CO2 का इवोल्यूशन होता है वो कम होता है और जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 आती है। इसी तरह प्रोटीन्स के केस में भी और बाकी सभी जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज़ कर रहे हैं सबके लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये था चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। If you like the video, do like, share and subscribe and hit the bell icon below to get more informative videos.